नमस्कार दोस्तों, आज हम टेंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हम पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और उसे फिर से हम आज देखने जा रहे हैं। हमारे टेंस के कोर्स के अकॉर्डिंग आज हम इसे और विस्तार से देखेंगे, जानेंगे कि टेंस क्या चीज़ है, किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये क्या बना है, कैसे ये शब्द आया है और कब और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये क्यों आवश्यक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे टेंसों के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और जैसे हम देख रहे हैं टेंस, अभी टेंस है क्या? टेंस इज द बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द टेंस प्लस टाइम। वास्तव में ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कि वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी ये दोनों साथ में रहकर ही एक समय की परिभाषा को बनाते हैं या पूरी उसकी जानकारी देते हैं। टेंस इज द बेसिकली द ग्रामर, एक ग्रामेटिकल वर्ड है, शब्द है जो वर्ब के विभिन्न फॉर्म्स को बताता है, अवस्थाओं को बताता है। और टाइम ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल वर्ड है जिसको टाइम को सेकेंड, मिनट्स, मंथ, वीक, ईयर, इन सब चीज़ों के अंदर बांटा जाता है और उसी में ही उसको कैलकुलेट किया जाता है, मापा जाता है। तो ये जो है जिस भी समय के अंदर जो कार्य घटित होता है या किसी काम के होने की हमें उसकी ओर संकेत मिलता है कि कोई कार्य हो रहा है, मान लीजिए, या हुआ है, जब भी कोई भी काम हुआ है, घटित हुआ है, तो उस कार्य के होने की जो अवधि है वो कब हुआ है, उस पूरे समय की चीज़ों को व्यवस्थित रूप से बताता है, वही टाइम है। और बेसिकली टाइम को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। ये टाइम के भाग हैं, लेकिन जो टेंस है वो वर्ब की फॉर्म से बनता है, अलग अलग अवस्थाओं के माध्यम से बनता है। यानी काल बेसिकली पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब अगर हम कहें तो काल के मुख्य रूप से दो ही रूप हैं। तीसरा एक और समय है जिसे हम आशान्वित होने के कारण हम उसको मानते हैं फ्यूचर का समय, यानी आने वाला काल, जिसको हम अपने काल्पनिक रूप में रखते हैं। तो वो एक और भाग है इसका, लेकिन मुख्य रूप से यही दो चीज़ें हैं। और इन दोनों ही काल की जानकारी वर्ब के माध्यम से दी जाती है। तो वर्ब के जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग काल के दौरान बदलती हैं, और उन्हीं वर्ब की अवस्थाओं के कारण ही हमें उस समय के अंदर होने वाले या जो कार्य हुआ है उसकी जानकारी में मिलती है, वही चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ जो है वो एक दूसरे के विपरीतार्थ है या रेसिप्रोकल है, और लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं, और तभी एक पूर्ण रूप से किसी घटना या कार्य की होने की जानकारी हमें मिलती है। तो ग्रामर में इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? तो जब अगर हमें किसी कार्य की जानकारी चाहिए, जो कार्य पूर्व में हुआ हो, पास्ट में हुआ हो, या वर्तमान में हुआ हो, या हम अपने काल्पनिक अनुभवों से ये अनुमान लगाएं कि कोई कार्य घटित होगा या होने वाला है या हमारे द्वारा किया जाएगा, तो इन सब चीज़ों की सटीक जानकारी अगर हम किसी को देना चाहते हैं या हम खुद लेना चाहते हैं, तो फिर हमें उस समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये केवल अंग्रेजी में नहीं, सभी दुनिया की सभी भाषाओं में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना हम किसी भी घटना या समय का कभी कोई आकलन नहीं कर पाएंगे, और ना ही खुद जानकारी ले पाएंगे, ना ही किसी और को दे पाएंगे। तो ये था बेसिकली कि किसी को हम अगर जानकारी देना चाहें या खुद स्वयं लेना चाहें तो इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से पड़ती है। या तो ये चीज़ है, इसी को टेंस कहते हैं। तो इसके अब जो हम देख रहे हैं ग्रामर के अंदर समय के तीन भाग हम देख रहे हैं। इन्हीं तीनों भागों को मैं एक एक करके
आगे बढ़ेंगे, जो बेसिकली हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एक बार और इसे और ध्यान से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि टेंस में टेंस की परिभाषा क्या है। तो आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं एक बार इसे समझा भी देता हूँ, बोल भी देता हूँ। वैसे देखिए, तो कुछ नहीं और कुछ नहीं है। तो देखिए बेसिकली टेंस क्या है, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो वर्ब के जिस रूप से, मतलब अलग अलग विभिन्न अवस्थाएं जो वर्ब की हैं, V1, V2, V3, V4, V5 जो हम मानते हैं, पाँचों फॉर्म बेसिकली 3 मानते हैं हम। तो ये उसके अकॉर्डिंग, तो उसके रूप से किसी कार्य के होने की या घटना के घटित होने के समय, हम मेन चीज़ को याद रखें, समय और स्थिति का पता चलता है, उसको ही टेंस कहते हैं। बस यही बेसिकली चीज़ है, मेन चीज़ यही है। तो टेंस को पढ़ने के लिए या उसे सीखने के लिए हमें वर्ब का, यानी किसी भी वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर हम उसे परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, हम उसे बोल नहीं पाएंगे। ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए बेसिकली तो ये जो टेंस के अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो वर्ब्स को हमें जानना ज़रूरी है। चलिए, तो अब हम कहते हैं इसके 3 मुख्य पार्ट हैं जिसको टेंस के रूप में हम पढ़ते हैं। हम अपने बुक्स में या ग्रामर के अंदर हम जब इसको पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर पढ़ते हैं। 3 भागों में इसको विभाग करके पढ़ते हैं और तीनों अलग अलग समय स्थिति को दिखा रहा है। अब इनको भी बेसिकली हम 4 भागों में पढ़ते हैं, सिंपल या इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। ये दोनों प्रकार से बोला जाता है इसे। यहाँ पर भी हम सिंपल या इंडेफिनेट कहते हैं, तो ये साधारण वाक्य कहलाते हैं हिंदी में। और यहाँ पर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, यानी जो लगातार आने चलता है सतत, उसको ही कहते हैं। तीसरा जो है परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये पूर्ण काल और ये अपूर्ण काल जो कंटिन्यू चलता है वो है। तो ये वो 4 विभाग हैं जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इन सभी टेंसों को। तो पहला हम इसके अंदर प्रेजेंट टेंस शुरू करेंगे और इसके पहले भाग को देखेंगे। तो ये बेसिकली हम आज करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके पहले भाग को। तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस जो है वो पहला इसका रूप है। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम पहला भाग पढ़ते हैं इसमें। तो ये बेसिकली प्रेजेंट टेंस का पूरा भाग है। अगर प्रेजेंट टेंस हम देखें तो उसके अंदर का ये फर्स्ट भाग है, इसको आप नंबर भी कर सकते हैं। ये पहला भाग। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें इसका क्या प्रयोग है वो भी हम देख लेते हैं। तो हम जितने भी डेली रूटीन के कार्य करते हैं या होते हैं, इसके अलावा हमारे जो आदतन एक्शंस हैं, जितने हैबिचुअल एक्शंस हैं, वो भी हम जो रोज़मर्रा करते हैं, हमारी आदतें हैं जो कभी बदलती नहीं, जो जन्म से है, वो भी इसी टेंस के अंतर्गत आती है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो सार्वभौमिक सत्य हैं, जिन्हें कभी कोई बदला नहीं जा सकता, वह भी इसी टेंस के अंदर आते हैं। अलावा इसके न्यूज़पेपर्स और लाइव कमेंट्रीज के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अलावा इसके अगर हमें किसी प्रोवर्ब्स, कहावतें या मॉरल एक्टिविटीज़ को दिखाना हो, तब भी हम इन्हीं की इसी टेंस की मदद लेते हैं और इसी टेंस के माध्यम से ही हम ये सारी चीज़ें भी व्यक्त करते हैं। हिंदी में बेसिकली पहचान इसकी ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, इस प्रकार से आती है। अर्थात ता है, ती ही, ती के अंत में आता है हिंदी वाक्यों के अंत में। तो हमें इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस है। लेकिन सदा ऐसा ही हो ये आवश्यक नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ और जानकारी दे दूँ कि ता है, ती ही, ती है, तू, जो भी ता, ते, ती, तू जो भी है अंत में, जो हिंदी वाक्यों के अंत में आ रहा है, ये सदैव आए ये आवश्यकता नहीं है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर ये तभी आएगा, हिंदी वाक्यों के अंदर ता है, ती हूँ, ते हैं, तो है, ये सब जब तभी आते हैं जब हम उस सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब हो, मेन वर्ब जब होगी, कोई एक्शन वर्ब होगी, तभी ये चीज़ें आएंगी। मेनली अधिकांश समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि
मेन वर्ब का अभाव रहता है या एब्सेंट रहती है, उस समय हर बार ऐसा ही ये आवश्यक है। ये एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन साधारण रूप से हम इस टेंस की पहचान करते हैं, तो इस प्रकार से भी आप मान सकते हैं। तो यही है। तो अब आगे इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम सीधे सीधे कि हमने अगर चलिए एक और चीज़ जो नोट कर लीजिए, इसके प्रयोग हमने पूर्व के क्लासों में नोट तो कर रखे हैं। आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। यूजेस ऑफ प्रेजेंट to express routine action यानी डेली वाले। दूसरा लिख लीजिए टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। तीसरा टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। नंबर 4 लिख लीजिए आप टू एक्सप्रेस जनरल फैक्ट्स। टू एक्सप्रेस जनरल फैक्ट्स। और लिख लीजिए टू एक्सप्रेस जियोग्राफिकल मैथमेटिकल फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं हमारे पास, साइंटिफिक मैथमेटिकल जियोग्राफिकल या सब्जेक्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट रिलेटेड ट्रुथ। इसके अलावा लाइव कमेंट्री या फिर न्यूज़पेपर, इनके अंदर भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आप ये सब भी आप इसी के साथ नोट करते चलें। ये सारे चीज़ें की यूजेस हैं जहाँ हम इन्हें प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और मैं इस पर ऐड कर दूँ, साथ में आप इसे एक पॉइंट और दे दीजिए। पॉइंट नंबर 7 देख लीजिए टू एक्सप्रेस proverb and moral एजुकेशन आप कर सकते हैं। मैं भी इन सब चीज़ों में भी इसका ही प्रयोग बेसिकली किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। चलिए अब हम इस टेंस के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, बेसिकली क्या व्यवस्थाएं रहती हैं इसको लिखने की और बोलने की। तो चलिए इसके अंदर मेन वर्ब जो है सब्जेक्ट, देखिए आप सब जानते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर टेंस में, हर वाक्य में, हर प्रकार में होता है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। साधारण वाक्य या जनरल सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट फर्स्ट में लिखा जाता है
फिर हेल्पिंग वर्ब है तो और मेन वर्ब, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर एडवर्बियल टाइम क्लॉज जो भी है उसके साथ में उसे ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर व्यवस्था रहता है। तो वो हम देख लेते हैं, मेन चीज़ जो है बेसिकली वो हम देख लेते हैं। तो इस टेंस के अंदर मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एस और ईएस का भी प्रयोग किया जाता है। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये वाक्य को नेगेटिव और ऐड कर लीजिए आप। इन दोनों के लिए किया जाता है और इसका केवल एफर्मेटिव के लिए ही यूज किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर भी कुछ रूल हैं और इनके भी यूज करने के कुछ तरीके हैं, वो देख लीजिए आप। तो मेनली इसका एफर्मेटिव में यूज होता है और यहाँ पर इसका जो प्रयोग है साधारण वाक्यों के अंदर या एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर वो जनरली एस इसके साथ में इनका प्रयोग बेसिकली किया जाता है। इसमें डबल एस भी हो सकता है, ये भी इसका है, तो इसके साथ में हमें इसका यूज़ करना होता है। बाकी के जितने भी वर्ब्स के अंदर ये नहीं आते उसके साथ में एस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे अगर मैं मैच लिखता हूँ तो मैच के अंदर आप देख रहे हैं सी एच है, तो इसी का जब हम इसको यूज़ करना है हमें सेंस के अंदर तो हम ई एस का प्रयोग इसके अंदर करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जो हम पहले की कक्षा में देख चुके हैं और आगे जब हम सेंटेंस में भी करेंगे तो फिर हम देख पाएंगे। तो ये एस जो है बाकी के सेंटेंस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कम, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एस जोड़ दिया जाएगा। या फिर अगर मैं लिखता हूँ डॉग तो फिर यहाँ एस जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं हम डू और डज के लिए। तो डज का जो प्रयोग है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन जो हम जानते हैं ही है, शी है, इट है। बेसिकली यही हमारे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एक वचन है। इन्हीं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे वाक्य को नेगेटिव बनाना हो चाहे इंट्रोगेटिव बनाना हो। दूसरा जो है डू का प्रयोग वो प्लूरल सेंटेंसेस में किया जाता है। जितने भी प्लूरल हैं उसके अंदर हम आई भी आ गया, आई, वी, यू, दे, देम। तो ये जो प्लूरल जो हमारे सेंटेंस के अंदर बनाने के लिए तब हम इसका डू का प्रयोग इसके साथ में करते हैं और डज का प्रयोग इस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में करते हैं। तो ये है बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर। और तो मेन चीज़ हमें इसको याद रखना है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, क्या करते हैं। इसमें आप एक नोट और लिख लीजिए कि जो चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो क्या है, एक नोट करके आप बना लीजिए कि जब एस और ई एस होंगे, आर, एस और एस नॉट यूज विथ डू डज। तो डू और डज जब ये दोनों साथ में नहीं हो सकते किसी सेंटेंस में, तो आप इस चीज़ का याद ध्यान रखेंगे बेसिकली मुख्य रूप से कि जब हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ नहीं करेंगे और इसका जब यूज़ करते हैं तब उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते। तो ये दोनों ही आप आपस में कभी भी साथ में नहीं रहते, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इस टेंस के अब हम कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से एग्जाम्पल देख लेंगे। चलिए देखते हैं हम सेंटेंस। पहला हम सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज द सन राइज, और आप देख रहे होंगे हमने ये इसका प्रयोग किया है, सनराइजेस इन द
ईस्ट, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखा रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल। तो अब दूसरा देख लेते हैं हम। राउंड टीचर, देखिए अब यहाँ पर हमने ये इसका प्रयोग किया हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं हम इसके अंदर। अब आप इसको देख रहे होंगे, इस सेंटेंस के अंदर हम हैबिट देख रहे हैं इस व्यक्ति की। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। और अब हम देखेंगे he smoked cigar, या सिगरेट जो भी लिखना चाहे ऑब्जेक्ट के अंदर वो आ जाता है इसके अंदर। और ये इस व्यक्ति की आदत है, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, और इसकी ये हैबिट दिखा रहा है कि इसकी सिगार पीने की आदत है और ये हैबिट दिखा रहा है इस व्यक्ति की, तो जो कि इस टेंस के अंदर कर दिया रहा है। और एक और हम देख लेते, अब जो हम देख रहे हैं सेंटेंस, डज ही स्मोक, ये एक इंट्रोगेटिव प्रकार का सेंटेंस है। हम सेंटेंस के जानते हैं 4 भाग है मुख्य रूप से जो टेंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जिसमें अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरगेटिव नेगेटिव है। तो उस प्रकार के 4 भाग होते हैं। उसमें से हम ये अभी ऊपर के जो 3 सेंटेंस देख रहे हैं, ये तीनों ही अफर्मेटिव में लिखे गए हैं। ये जो चौथा सेंटेंस हम देख रहे हैं, ये हमें इंट्रोगेटिव में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देखिए डज का प्रयोग पहले किया है और हम इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम पहले के कक्षा हम देख चुके हैं कि डज को हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट ही है, और उसके पहले हम लिखने पर वाक्य को हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखने पर वाक्य इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं, अब ये जो चीज़ है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। एक और वाक्य देख लीजिए, she does not go to एवरी डे। आप कर लीजिए, ये टाइम क्लॉज हमने इसके अंदर जोड़ दिया है, लेकिन आप इसमें देख लेंगे कि हमने डज के साथ में नॉट लिखा हुआ है, जो एक नेगेटिव वाक्य को दिखाता है। जब भी किसी साधारण वाक्य में हम नॉट का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, तब वाक्य नकारात्मक या नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो अब हमने जो इसमें आप सब देख रहे हो सेंटेंस की जो टाइप्स हैं वो भी हमने साइड में लिखे हुए हैं। ये सारे ही टेंस के जो टाइप्स हैं, इस टेंस में अंदर किस प्रकार के सेंटेंस हमें मिलते हैं। तो ये जो टाइम क्लॉज है, इसमें भी कई प्रकार के टाइम क्लॉज होते हैं। ऑलवेज होता है, या एवरीडे होता है, डेली होता है। ये इस प्रकार के एडवर्बियल्स जो हमें लास्ट में सेंटेंस के एंड में मिलते हैं, लेकिन ये सदा इसी टेंस की जानकारी दें ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रकार के इंडिपेंडेंट जितने भी हमारे पास भाग हैं उन सब के अंदर भी इसका ही प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके ऊपर हम सीधे आधारित रहें ये आवश्यक नहीं, ये जरूरी नहीं। तो हमें मेन बात हेल्पिंग वर्ब से इन सब को भी देखना होता है, वाक्य का प्रभाव को भी हमें देखना और समझना होता है। यही आज के इस टेंस के अंदर हमने सीखा और देखा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप इसका प्रयास करें, अभ्यास करें, और कोई समस्या हो तो हमें